हेलो एवरीवन। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस बोर्ड पे जो टॉपिक लिखा है वही हमारा आज का टॉपिक है। और आज के लेक्चर में हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर मतलब लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो आज चालू करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत इजी टॉपिक है। इसमें केवल आप अगर दो तीन पॉइंट अगर याद रख लें, जैसे पहला पॉइंट है कि एज मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड increases, the van der forces तो पहला पॉइंट है कि एज मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेस द वंडर वॉल फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम इसका क्लियर मतलब क्या हो गया कि यार मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ेगा वंडर वॉल फोर्सेस क्या है, एक तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का बढ़ेगा वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसका काम कहाँ आ रहा है, जैसे हमारे पास है आर आई, आर फिक्स रखते हैं हम, सिर्फ हेलोजन चेंज करते हैं। अभी हमारे पास अगर आर एफ है, आर बी आर है, आर सी एल है और आर आई है, अगर ये आर कांस्टेंट है तो आपको मालूम है इन चारों में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, आयोडीन का। क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे आ रहा है, उसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो हेंस उसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि भाई सबसे ज़्यादा एटॉमिक जो मास है इस कंपाउंड का होगा। तो इसलिए यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि इसके वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। अब वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो जब किसी चीज़ में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका पक्का है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे मेनली एक क्वेश्चन आता है कि विच हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो हम काय से निकाल सकते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे तो पहला पॉइंट याद रखना है, एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेस द वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है। तो इस पॉइंट से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है विथ branching वंडर वॉल फोर्सेस विथ ब्रांचिंग वंडरफॉल फोर्सेस डिक्रीजेस। ठीक है। अब ब्रांचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रांचिंग मतलब जैसे ये एक कंपाउंड है CH3I, दूसरा कंपाउंड है CH3I। ठीक है। आयोडीन सेम, कार्बन सेम। अगर ये एक काम करते हैं, दूसरी चीज करते हैं कुछ, अब देखें नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 हो गए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 एक आयोडीन, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 एक आयोडीन। ठीक है। हाइड्रोजन भी काउंट कर लेंगे तो 1 2 3, इसमें चौथा लगाना पड़ेगा तो 3 4 4 3 7, 3 तो 5 और 2 7, तो 7 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 7, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 3, नंबर ऑफ आयोडीन कितने हो गए 1। ठीक है। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा तो इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने पिछला पॉइंट देखा, विथ ब्रांचिंग वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया। अगर आप देखें तो वही सेम एटम्स, उतने ही एटम्स में इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है,
ठीक है, लेकिन सेम एटम्स में इसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, और इसी की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस भी कम हो जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो है हमारा पॉइंट 3, वो क्या कहता है कि पैरा आइसोमर्स, एक ये फाइनल पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का कि पैरा आइसोमर्स, पैरा लास्ट वीडियो का याद होना चाहिए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पैरा का मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे अगर कोई हमारा हेलाइड लगा हुआ है इस पॉइंट पे, तो उसे हम पैरा आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, इन बेंजीन रिंग। तो पैरा आइसोमर क्योंकि इसमें सिमेट्री है, देखें आप सिमेट्री, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल प्योर सिमेट्री है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका ज़्यादा होता है। तो कोई भी एक जनरल क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि हमें इसमें हमने से पूछ लिया गया कि विच विल हैव अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात, क्योंकि अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, विच हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, तो अभी हमने पढ़ा पैरा आइसोमर, क्यों, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है। रीजन भी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस हिसाब से हम करेंगे। तो क्योंकि पैरा आइसोमर में सिमेट्री होती है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसी सिमिलर सिमिलर ऑर्थो और मेटा और ऑर्थो वाले से हाइयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द रिएक्शन शोन बाय हेलो अल्केन्स। ठीक है, अभी मैंने पूरे चैप्टर में हेलो अरीन्स की बात नहीं कही है, क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हम हेलो अल्केन्स पहले पूरा कवर कर लेंगे, फिर 10 से 15 मिनट हमें हेलो अरीन्स में लगेंगे, तो उसे अलग से कर लेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है हमें। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स जो रिएक्शन शो करते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, जैसे नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरा, ठीक है, इसको हटा के दूसरे को लेके आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट में भी होता है और बाकी गेम्स में भी होता होगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरा लेके आना। तो जो अल्काइल हैलाइड है वो जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत शो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी दो मेन टाइप की क्या रिएक्शन है, एक है SN1, दूसरी है SN2। ठीक है, SN1 और SN2, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर और ये यूनिमोलिकुलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ठीक है, अब अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स आता है तो आपको मालूम होगा कि बायमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है। नहीं आता तो अभी, मतलब अगर नहीं पढ़ा है आपने तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, बायमोलिकुलर मतलब क्या होता है, जैसे एक किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन है, जैसे A+B गिव्स C एंड B प्लस या C+D गिव्स E। ठीक है, मतलब मेन रिएक्शन अगर आपकी थी A, या इसको कर लो A+B, हाँ, तो अगर आपकी मेन रिएक्शन थी A+C गिव्स E, अगर कुछ इस तरीके की आपकी रिएक्शन थी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका E था।
ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन इन दोनों से मिलके हुई है, अगर ये वाली रिएक्शन ये मतलब ये उसकी बीच में अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो मेन ये है, और जो ओवरऑल आपको रिएक्शन ये है, ठीक है। तो जो आपकी रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, मतलब इसमें से जो स्टेप धीरी होगी उसको हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग मतलब कि इस ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड क्या थी, ठीक है, वो कौन सी स्टेप बताती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मान लीजिए इसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये वाली है, ठीक है। अगर ये इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस कहते हैं इसे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, उस उसको उसके मतलब वो जो नंबर है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा मतलब टॉपिक से हटके है क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का है, पर फिर भी बेसिक आइडिया ये है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अब जैसे इसमें दो हैं, तो ये कौन से टाइप की हो जाएगी, बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। अगर कोई रिएक्शन ए गिव्स बी है और यही इस इकलौती स्टेप है इस रिएक्शन की, और ये रेट डिटरमाइनिंग, अगर ये अकेली स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इसमें जो इकलौता ये है, अब इसमें एक ही है, तो इसलिए कौन सी मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, SN1 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट था लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले SN1 की बात कर लेते हैं हम। SN1 रिएक्शन, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले इनको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में ये पूरी SN1 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बारे में हम जान चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी, और उससे जो सबसे ही पहला लेक्चर था उसमें भी हम जान चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि भाई कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बोकेटायन उसी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी थी कि कार्बोकेटायन जो है रीअरेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगर हमें क्या याद किया था इसमें, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, और ये ग्रेटर देन किससे, मिथाइल कार्बोकेटायन से, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वो करवाइए, और तीसरा होगा अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थोड़ा हम डीप में जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो किसी भी SN1 रिएक्शन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हमें मालूम है रिएक्शन हम करा किसकी रहे हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई आया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सपोज कर लो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ गया OH-, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ही क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम पढ़ी कौन सी रहे हैं, SN1, S सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, मतलब किसी और चीज़ की जगह किसी और चीज़ को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक करा रहे हैं किसी हमारे अल्काइल हैलाइड पे, और उससे फिर रिएक्शन हो रही है, तो ये कौन सी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और मतलब कोई सॉल्वेंट तो होगा, ऐसे हवा में तो हम रख नहीं देंगे, OH- कहीं पे तो होगा, ठीक है, चाहे पानी हो जाए, चाहे अल्कोहल हो जाए, चाहे बेंजीन हो जाए, अब किसी ना किसी जगह पे तो हम कोई सॉल्वेंट में
इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली स्टेप में हमने क्या देखा, SN1 में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले SN1 में बनना क्या है, कार्बोकेटायन, ठीक। कार्बोकेटायन बना, उसके बाद क्या होगा, अगर ये कार्बोकेटायन मान लीजिए अभी ये सिर्फ CH3 पॉजिटिव ही है, तो अब इसमें रीअरेंजमेंट की तो कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। अगर लेकिन ये कुछ इस तरीके का होता, जैसे अगर ये ऐसा होता, तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि भाई रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, सेकंड डिग्री इधर पे सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है और वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए उस यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और आपको मालूम है जो प्रोडक्ट अगला इसकी जगह आएगा वो क्या हो जाएगा, CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा। फिर भी अगर अभी अभी हम सिंपल केस लेते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो R प्लस बना जो कि हमारे लिए अभी CH3 पॉजिटिव है, और इस पे इसके बाद अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। और अब प्लस माइनस क्या बन जाएगा, ROH, अल्कोहल, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन होता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। दूसरी चीज़, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराओ। तीसरी, अगर और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक कराओ, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी दूसरी रिएक्शन क्या होती है, SN2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके भी 3 पॉइंट क्या रख लें हम। इसमें सबसे पहले अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। मतलब साथ साथ आपका अटैक होता भी जा रहा है और एक्स हटता भी जा रहा है। एक मिनट देखते हैं, ठीक है। वही सॉल्वेंट, इसमें कुछ इस तरीके का होता है कि मतलब ये जो है यहाँ से ये आया पीछे से, इसने एक्स को हटाया और खुद लग गया। मतलब ये नहीं हो पाया कि पहले एक्स हटा, उसके बाद कैटायन बना, कैटायन बनने के बाद उसको चांसेस है कि रीअरेंज कर सकते हो तो कर लो, और उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक। इसमें ऐसा नहीं होता। SN2 में क्या होता है कि एक साथ एक्स जो है वो हटता भी जा रहा है और OH माइनस लगता भी जा रहा है, ठीक है। तो ये SN2 की, अब इसमें याद कैसे रखें कि भाई SN1 होगी या SN2 होगी, उसके तो वेरियस फैक्टर्स हैं। अब ये ये भी बच्चे भूल जाते हैं कि भाई SN1 में कार्बोकेटायन बनता है या SN2 में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि SN2, अगर आप 2 वर्ड सुने, मतलब दूसरा ऑप्शन, 2 से आपको याद आता है कि भाई दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आप कभी भी क्या रखना चाहते हो, मतलब एथिकली आपको क्या रखना चाहिए कि भाई पहले उससे पूछो कि भाई तुम्हें जाना है क्या। जैसे आपको मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और आपको किसी से सीट चाहिए, तो सबसे पहला ऑप्शन आप उसको क्या दोगे कि भैया प्लीज़ आप उठ जाओ, ठीक है। पहला ऑप्शन आप कहोगे प्लीज़ उठ जाओ, आप चले जाओ, फिर एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद आके मैं बैठूंगा। तो वो पहला ऑप्शन वो SN1 में करते हैं, ठीक है। SN1, तो 1 से हम याद रखेंगे भाई पहला ऑप्शन क्या है कि पहले वो अपने आप टूट जाए, कैटायन बन जाए, उसके बाद जाके हम अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब SN2 की बात करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन, कि भाई बहुत देर से मना रहा है मान नहीं रहा, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप दूसरी साइड से जाओ, लास्ट में आप बैठ जाओ, उसको धक्का दो, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे ये है वो आप, ये इधर लोग बैठे हैं और ये है वो बंदा जिसको आपको हटाना है, तो आप इस साइड इसको बार बार बोल के कि आप हटो आप हटो आप हटो, इधर से अगर बात नहीं बन रही है तो आप इस साइड जाके बैठो, इनको धक्का मारो और ये अपने आप हट जाएगा, ये सीट खत्म, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहला इज्जत वाला ऑप्शन हम कहेंगे भैया प्लीज हटो प्लीज हटो,
तो वो कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन के बाद आपके उसको रीअरेंज भी कर देगा, उसके बाद आप थोड़ा जाओगे और जाके अपने आप को एडजस्ट करोगे। लेकिन SN2 मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है आपका कि भाई समझिए, तो ये SN1 और SN2 में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब कोई भी रिएक्शन को देख के हम ये बताएंगे कैसे कि SN1 होगा या SN2 होगा, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही होते हैं। पॉइंट ये है कि कौन से चीज से आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, वो मतलब SN1 ज्यादा होगा या SN2 ज्यादा होगा, वो मेनली चीज है। बाकी होती दोनों रिएक्शन है एक साथ, ठीक है। तो सेम हम अब लेते हैं, तो फैक्टर्स अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन। मतलब क्या कि भाई SN1 ज्यादा होगा या SN2 ज्यादा होगा, ठीक है। अब फिर से वही ट्रेन वाला एग्जांपल अगर हम लें, तो SN1 में आप स्ट्रॉन्ग हो इससे फर्क पड़ता है क्या, ठीक है। आप जब मैं ये एग्जांपल दूं तो आपके दिमाग में ट्रेन रेन आके उसके बाद लेकिन ऑर्गेनिक भी आनी चाहिए, ठीक है। SN1 रिएक्शन में आप स्ट्रॉन्ग हो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। SN1 रिएक्शन में ये फर्क पड़ता है कि सामने वाला जाने के लिए तैयार है या नहीं, ठीक है। आपकी स्ट्रांगनेस से कहाँ फर्क पड़ा, आपने तो जाके एक बार बोल दिया कि भैया प्लीज आप हट जाओ अगर आपको हटना हो तो, ठीक है। अब आपके स्ट्रांग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में पहला पॉइंट क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, कितना स्ट्रांग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। SN1 रिएक्शन में कहाँ फर्क पड़ रहा है, आपने जाके बोल दिया, अब उसकी मर्जी है, उसको जाना है तो वो जाएगा, नहीं जाना तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो SN1 में कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल क्या भूल नहीं देना, न्यूक्लियोफाइल क्या जो अटैक कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस एग्जाम्पल में हम, ठीक है। तो SN1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, वीक था, मॉडरेट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन SN2 में पड़ता है। SN2 में क्योंकि आपको जाके धक्का देना है, ठीक है। तो SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ये SN1 के लिए लिख रहे हैं हम, है ना। SN1 में, SN2 में फर्क, ठीक, इजी है। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई कितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, SN1 को उससे फर्क नहीं पड़ता, SN2 को फर्क पड़ता है, ठीक है। SN2 में जितना आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे उतना जल्दी से आप धक्का मार के दूसरे को गिरा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब दो तरीके के हम सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं, पहला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसे हम PPS भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीके का सॉल्वेंट जो है वो है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये PAS हो गया, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक, देखो बेसिक बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी अगर आप सोचो तो इन वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। पोलर, पोलर मतलब क्या, दोनों चार्ज हो, प्लस चार्ज भी हो माइनस चार्ज भी हो, मतलब पोलैरिटी हो, ठीक है, डिफरेंस इन चार्ज हो, ठीक है। ये पोलर का मतलब हो गया। प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, अगर आप जानते हो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है H+, ठीक है, ये प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो जिसके पास H+ हो वो प्रोटिक, ठीक है, जिसके पास H+ हो वो प्रोटिक, जिसके पास H+ ना हो वो अप्रोटिक, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक और सॉल्वेंट तुम समझते ही हैं, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा हो गया पोलर लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, तो देखो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो जो डिसोसिएशन की चांसेस है
जो आपका RX आपके पास मेन चीज़ है, ठीक है, ये जो आपने RX अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, इसके डिसोसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, इसके अपने आप टूटने के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, पोलर प्रोटिक इसके अपने आप टूटने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, SN1 होगी या SN2 होगी? ऑब्वियसली SN1 होगी, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, SN1 को। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ही डिसोशिएट आसानी से हो जाएगा, तो अगर आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो हो गया डिसोशिएट, तो ये टूट गया, यहाँ पे R प्लस प्लस X माइनस बच गया, तो फिर से बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन गया तो यानी कौन सी रिएक्शन, मतलब वो खुद टूटा, उसने खुद आपको इज्जत दे के बिठा दिया, कौन सा, फर्स्ट, यानी SN1, ठीक है, वो SN1 वाला हो गई, ठीक है। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की हम बात करें, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में खुद नहीं टूटता, ठीक है। अब खुद नहीं टूट रहा, तो यानी वही आपकी, अब आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है, वो तो नहीं उठ रहा, आप धक्का दे के गिरा दो तो गिरा दो, ठीक है। तो फिर आपके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये किस चीज़ को फेवर कर रहा है, SN2 को फेवर कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया है। तो अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो कायरलिटी पे आता है। कायरलिटी मतलब किस तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री पे अफेक्ट करती है, मतलब SN1 होगी या SN2 होगी, और अगर SN1 हो गई तो स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और SN2 हो गई तो स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको 11 का थोड़ा सा भी याद हो, तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा, कायरल, ठीक है। अब चायरल बोले या कायरल बोले, पर कायरल बोलते हैं उसे। तो कायरल, अगर आपने कोई भी कायरल सेंटर या कायरल कार्बन के बारे में नॉलेज अगर आपको है, तो आप जल्दी समझ जाएंगे ये टॉपिक, वरना फिर। तो देखो, कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। अब कार्बन की हमें मालूम है, कार्बन है 4 वैलेंसीज, ठीक है। मतलब कार्बन को अगर आप 4 दे दो तो वो ऑक्टेट पूरा हो जाता है उसका, ठीक है। ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल या जो भी था, ठीक है। तो कार्बन की अगर 4 वैलेंसी है, ठीक है, और अगर वो चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ऐसे कार्बन को कहा जाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे, CH3Cl, ये एक कार्बन है, दूसरा CH4, एक हो गया CHCl, या फिर इसको अच्छे से बनाते हैं, जैसे इसको आप कैसे बनाओगे, CHHCl, ये 4 वैलेंसी कार्बन की, चारों डिफरेंट हैं क्या, नहीं, तो ये कायरल कार्बन है क्या, नहीं, ठीक है। अब ये वाला कार्बन, इसमें तो चारों के चारों सेम है, तो ये कायरल सेंटर या कायरल कार्बन हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो कायरल कार्बन किसको कहेंगे, जिसमें चारों डिफरेंट हो। जैसे कोई सा एग्जांपल ले लेंगे, CH, यहाँ पे हो गई CH3, यहाँ पे हो गया, जैसे Br ले लो, और यहाँ पे ले लो क्लोरीन, ठीक है। तो अब ये कार्बन देखो, एक तरफ कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट है, उसको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, कायरल कार्बन, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई कायरल कार्बन क्या, जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट, ठीक है। अब एक, जब इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, अब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ठीक है। रियलिटी में तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, 3D, हर चीज 3D है, मॉलिक्यूल्स भी 3D हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होगा, आपने पढ़ा होगा, वेज एंड डैश वाला, ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। जैसे इसको हम बनाने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का है, इसका ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेज वाला है, ये वेज वाला मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का है, ये इस कार्बन पे ऐसा लगा हुआ है 3D में, ठीक है।
और ये जो डैश वाला है, ये जो हमने डैश से डिनोट किया है, इसका मतलब ये बोर्ड के भी पीछे जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये कार्बन है तो ये रहा मिथाइल ग्रुप, और ये इसके जस्ट पीछे वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डैश, डैश मतलब क्या होता है, डैश लाइन से जिसको डिनोट करते हैं वो जो है आपका पीछे जा रहा है, मतलब बिहाइंड, बिहाइंड द प्लेन या बिहाइंड द बोर्ड। अभी इधर इस हिसाब से अगर हम देखें तो बिहाइंड द बोर्ड। ठीक है, अब ये जो डैश वाला है वो वेज वाला है, इसको वेज बोलते हैं अपन। ये जो वेज वाला है ये टुवर्ड्स यू, ये जो है ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आ रहा है। बाकी ये जो दोनों है ये एक दूसरे के प्लेन में है, मतलब अगर ये रहा कार्बन तो यहीं पे ब्रोमीन है, इसी प्लेन में क्लोरीन भी है, लेकिन जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो इधर आ रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो इसके पीछे है। ये वेज डिश थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये कायरलिटी समझ में आ गई। ठीक है, कायरल कब बोलेंगे, जब डिफरेंट चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब हम थोड़ा डीप जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा और कंसंट्रेट होके देखना होगा। तो अगर हम देखें कि एक टर्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि भाई लाइट क्या है, लाइट एक तरीके से वेव है। ठीक है, मतलब ये अगर वो सोर्स है तो इससे ऐसी 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 हर डायरेक्शन में, मतलब जितने इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकते हैं उन सारे डायरेक्शन में जो है वो लाइट निकल रही है। ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब है। ठीक है, तो इससे सारे डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। ठीक है, अब क्या होता है, एक एक डिवाइस होती है पोलैरीमीटर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, जब इस लाइट को पास करते हैं तो ये सारे इतने सारे डायरेक्शन में ना हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है। मान लीजिए ये वो डिवाइस है, हमने उससे पास किया तो ये अब इसका एक ही डायरेक्शन रह गया, ये कुछ इस तरीके की हो गई। ठीक है, तो ये एक प्लेन में आ गई। अभी तक ये कोई प्लेन में थोड़ी थी, मतलब यहाँ पे भी है या आपकी तरफ भी है, पीछे भी है, हर जगह है। तो ये तो एक लाइट, प्योर लाइट। ठीक है, अब इसको जब हमने इस डिवाइस से पास किया तो क्या हो गई, ये प्लेन, एक प्लेन में हो गई। मतलब अब ये जो प्लेन है इसका, केवल इसी प्लेन में आपकी लाइट वेव्स या फिर रेस कहें तो इसी प्लेन में है। तो ऐसी लाइट को हम कौन सी लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हमने क्या बोला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब जो कायरल, हमने कायरल कार्बन की अभी बात करी थी, तो कायरल कार्बन से जो है हमें एक टर्म आती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड, जैसे आप ले लीजिए कोई भी कंपाउंड, CH3 CH3 Cl और ये H। ठीक है, अब ये एक पूरा कंपाउंड है। ठीक है, और अब इस कंपाउंड में आपको क्या कोई कायरल कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल, ये रहा वो कायरल कार्बन। क्यों है ये कायरल, एक है मिथाइल, एक ग्रुप अटैच इससे है इथाइल, एक ग्रुप अटैच इससे है क्लोरीन, और एक ग्रुप अटैच इससे है हाइड्रोजन, मतलब एटम ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, ये हो गया कायरल कार्बन। अब इस पूरे कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो याद रख लो, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से भी, मतलब एक होने के बाद भी या दो होने के बाद भी कभी कभार जो है कुछ एक्सेप्शन है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक अगर कायरल सेंटर है तो वो कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब जो होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर उसमें हमने डाली, अगर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास किया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसे रोटेट, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल से भी रोटेट कर सकता है, मतलब या तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा किसी थीटा एंगल से, या इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा थीटा एंगल से, लेकिन रोटेट करेगा। तो कब जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करते हैं
तो जो है रोटेशन होती है उस लाइट की, मतलब वो जो कंपाउंड है वो उसे लाइट को रोटेट कर देता है। अच्छा, तो अब रोटेट कर देता है तो कि जे अगर जैसे उसकी फिर टर्मिनोलॉजी है, अगर राइट में रोटेट करता है, ठीक है, अगर राइट में रोटेट करता है तो हम उसे नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये याद रखो, अगर राइट में रोटेट करता है यानी क्लॉकवाइज रोटेट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका नाम पड़ता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, कौन सा रोटेटरी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब ये नाम भूल सकते हो, लेकिन अगला जो लॉजिक है, जैसे अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसका नाम पड़ता है लीवो रोटेटरी। अगर लेफ्ट मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉक है तो ये डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन, लेकिन कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये क्लॉकवाइज, और ये वाला डायरेक्शन जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो एल से लेफ्ट, एल से लीवो रोटेटरी, तो ये याद रह जाएगा। अगर लेफ्ट में प्लेन पोलराइज लाइट को कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब कोई कंपाउंड रोटेट कर देता है, अगर रोटेट करता है तो उससे साबित क्या होता है? पहली बात कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट वही कर पाएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव है मान लिया, चलो, अब अगर राइट में रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम देखें, CH3 CH, CH3 CH, ओ सॉरी CH2 CH3, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, CH2 CH3, और यहाँ पे लगा है एक Cl। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड कायरल है, इसमें एक कायरल सेंटर है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये मान लेते हैं ये किसी भी एक डायरेक्शन में डी, अगर राइट में करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करता है तो लीवो रोटेटरी, वो भी ठीक है। अब बात ये आती है कि इस कंपाउंड को आप ऐसे डिनोट नहीं करते, मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि कैसे वेज डैश स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हमने वेज डैश स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए इस तरीके का वेज डैश स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा और क्लियर ही कर लेते हैं। ठीक है, हम जो एक्चुअली पढ़ के रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ रिएक्शन, SN1 और SN2। SN1 में आप भूल ना गए तो अभी रिवाइज कर लेते हैं। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, अभी हम देखेंगे इन्वर्जन रिटेंशन क्या होता है। और लेकिन जो SN2 है उसमें क्या होता है? सिर्फ इन्वर्जन होता है। अब देखते हैं, ठीक है, क्या इन्वर्जन क्या है और रिटेंशन का क्या मतलब होता है। जैसे ये हमने कंपाउंड लिया था CH3, और वेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा Cl, ये मान लेते हैं H, इसको बोल देते हैं CH3, और इसको बोल देते हैं हम CH2 CH3। ठीक है, अब आपको मालूम है कोई भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में होता क्या है? आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, आप ये जो हेलोजन है इसको हटाने की कोशिश करते हो, उसके दो तरीके हैं, एक तो ये खुद हट जाए, इस पे कैटायन लग जाए, मतलब ये कैटायन बन जाए, और हमारे पास क्या बन जाए, और फिर जो न्यूक्लियोफाइल आप लेके आए हो, मान लो OH माइनस, वो आके इस पे अटैक कर दे। ये पहला तरीका क्या हो गया? SN1। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया? SN2 की, मतलब आप पीछे से आओ, धक्का दो, इसको हटाओ और खुद लग जाओ, ये दूसरा तरीका हो गया। अब पहले तरीके की अगर हम बात करें, ये हमने इस पे कोई रिएक्शन कराई OH माइनस, और हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया, रिवाइज हो जाएगा हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि क्या, किसको फेवर करेगा? SN1 को फेवर करेगा। ठीक है, क्यों? फिर से टूट जाता है, अपने आप टूट रहा है, यानी पहला स्टेप, पहली चीज, मतलब खुद टूट रहा है तो वो पहला हम प्रोसेस रखेंगे, भाई आप खुद चले जाओ, हम ज्यादा दादागिरी नहीं कर रहे हैं ना। तो वो पहला, तो SN1, पहला मतलब SN1। ठीक, तो अब SN1, अब इसमें का आपको मालूम है SN1 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने दे दिया, SN1 होनी है, तो आपको मालूम है ये खुद टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा।
अब कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन को मैंने बताया कि उस पे ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर से अटैक होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, नीचे से अटैक होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये अभी क्लोरीन क्लोरीन भगना है, हमें मालूम है क्लोरीन भग चुका है, तो यहाँ से अगर यहीं के यहीं आ गया हमारा प्रोडक्ट जो हमारा OH- है, वो यहीं के यहीं आके लग गया, क्लोरीन तो हट गया। ठीक है, क्लोरीन तो हमारा हट गया। अब अगर OH- यहीं के यहीं आकर लग गया, जहां से क्लोरीन हटा वहीं के वहीं आकर लग गया, तो क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी, मतलब जो आपका ग्रुप न्यूक्लियोफाइल था वो बाहर था, बाकी कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो सबसे, जैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं हम, RS कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि भाई सबसे छोटा ग्रुप सबसे बाहर, उससे सबसे बड़ा वाला ग्रुप जो क्या बोलते हैं, जिस सबसे हैवियर ग्रुप अगर हम देखें तो वो सबसे आग वो बाहर की तरफ, सबसे छोटा वाला सबसे पीछे की तरफ, बाकी दोनों प्लेन में। तो अगर इसी साइड से अटैक हो गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कॉन्फ़िगरेशन को। तो इस तरीके के अटैक को हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंट करना मतलब क्या होता है कि अपोज करना, कि भाई कोई चेंज नहीं होने देना हमें। ठीक है, तो वो रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज क्या होगी कि अगर वहीं से अटैक हो गया तो वो हो गया रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा चॉइस क्या है कि यहाँ पे आपका क्लोरीन हटा, लेकिन आपका जो OH- है उसको यहाँ से जगह अच्छी दिखी तो वो यहाँ से आके अटैक मार गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, उस पर ऊपर से भी नीचे से भी दोनों साइड से अटैक हो सकता है। ठीक है, तो अब ऊपर से अटैक हो गया तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट गई, है ना। मतलब जो हाईवेयर ग्रुप था वो ऊपर चला गया, तो इसके चक्कर में इसको घूमना पड़ा, और कुछ कुछ ऐसा हो के जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट गई। ऐसी चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब चेंज होना चाहना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज क्या हो गई, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। अब क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए उसमें इन्वर्जन भी होता है और कुछ हद तक रिटेंशन भी होता है। ठीक है, अब लेकिन आप दूसरी बात सोचो काय की, SN2 की। SN2 में आप पीछे से आके अटैक, आप सामने से अटैक थोड़ी करोगे। जिस घर पे आप, फिर वही ट्रेन वाला एग्जांपल आपको लेना है, ट्रेन में बैठे हो, जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है जिसको आपको हटाना है, उसी साइड से जाके थोड़ी आप धक्का मारोगे। इससे तो वो दूसरा जो कोने पे बैठा होगा वो भगेगा। आपको इसको हटाना है तो आपको दूसरी साइड पे पीछे से अटैक मारना पड़ेगा, तब जाके ये भगेगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो अगर आप तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई इसमें तो पीछे से ही अटैक होना है। मतलब आप जिस जगह से वो चीज गई है, जा रही है, उसी जगह से अगर आप घुसोगे तो वहां पे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको कौन सी जगह से घुसना है, अपोजिट साइड से। तो इसलिए SN2 में हमेशा कौन सा होगी, खुद गैस कर सकते हो आप, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसलिए SN2 में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन। लेकिन SN1 में क्या होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन क्योंकि प्लेनर होता है, इसलिए आप उसे ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक कर सकते हो। इसलिए इसमें इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का एस्पेक्ट पूरा क्लियर हो गया आपका। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताइए। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं अगली वीडियो में एक बार फिर से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा कंसेप्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट के बाद उसको हम जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास करते हैं तो क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन होता है तो भाई किस साइड में रोटेट होता है, राइट में हुआ तो लीवो, ओ राइट में हुआ तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में हुआ तो लीवो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार इसको वीडियो को दो बार देखोगे, अगर एक ही बार देखोगे ढंग से और, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एक दो एग्जांपल आप घर पे करके देखो, एनसीईआरटी वाली करके देखो, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे बेसिक्स मैंने बता दिए हैं, अब आप खुद करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो समाप्त होती है। तो अब हम चालू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें जैसे सब्स्टिट्यूशन के नाम से समझ में आ गया था कि भाई एक की जगह दूसरा आएगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, आप ये नहीं है कि आपके से एक गया तो बाहर से किसी ने दूसरा रिप्लेसमेंट दिया है, इसमें आपके से ही दोनों चीजें चली जाएंगी। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, अगर दो चीजें जा रही हैं तो 11th का अगर थोड़ा भी याद हो तो एक ही कंपाउंड से जब दो चीजें निकलती हैं तो हमें क्या बनता है, अल्कीन, मतलब थोड़ा अल्कीन अल्काइन इस तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे मेनली अल्कीन ही बनने वाले हैं। तो इस जनरल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी कि भाई RX है, जैसे इसको थोड़ा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, अब इसमें एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या, फिर से जब दोनों चीजें आपके से एक ही कंपाउंड से जाएंगी वो एलिमिनेशन है। ठीक है, तो अब ये हमारा वही जो हम हमेशा से अभी लेते हुए आ रहे हैं, OH माइनस क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल, या फिर यहाँ पे कहें बेस। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले क्या होता था, क्लोरीन जा रहा है, या तो आप पीछे से धक्का मार के क्लोरीन को भगा दो, या फिर पहले क्लोरीन निकल जाए, कार्बोकेटायन बने, रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह। इसमें क्या होगा, क्लोरीन भी जाएगा और उसके साइड वाले से हमारे पास से एक हाइड्राइड आयन जाएगा। देखो, अगर यहां से क्लोरीन गया तो इस क्लोरीन कैसे जाता है आपको मालूम है, कोई भी हेलाइड आयन है वो बाहर निकलेगा तो उसका कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। ठीक है, तो क्लोरीन जब बाहर जाएगा तो वो तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर जाएगा। तो अगर इस पे नेगेटिव साइन से कोई चीज बाहर जा रही है तो इस पे आने लगेगा धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर सपोज करो ये निकलती जा रही है तो धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बाहर जाता जा रहा है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आता जा रहा है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आता जा रहा है और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से H माइनस बाहर निकाल रहे हैं। ये जो बेस है ये यहाँ से H माइनस बाहर निकालेगा। अब सोचो फिर से वही, अगर यहाँ कोई चीज यहाँ से माइनस क्या बोलते हैं H प्लस बाहर निकालेगा, सॉरी H प्लस, अगर यहाँ से कोई चीज प्लस की बाहर जा रही है तो वहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो अब ये निकलते जा रहे हैं, ये निकलते जा रहे हैं, और इनके बीच में अब देखो वही डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव अट्रैक्शन, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे धीरे 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 बॉन्ड बनती जा रही है और ये दोनों जो है एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, ये डबल बॉन्ड बन गई और ये दोनों चीजें जो है एलिमिनेट हो गई, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो गया। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जगह कुछ आया नहीं। अगर आप मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करो तो ये जो OH माइनस है वहां पे ये क्या काम करता था कि क्लोरीन को निकाल के खुद आके OH लग जाएगा। मतलब अगर ये सब्स्टिट्यूशन कराऊं इस सिमिलर रिएक्शन की तो वो ये आंसर आएगा उसका। मतलब क्लोरीन को हटाया आपने, OH माइनस लगा दिया, मतलब एक माइनस गया तो दूसरा माइनस आके उसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में रिएक्शन में क्या है, इधर से भी गया इधर से गया और ये डबल बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप थे कि SN1 SN2, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी सिर्फ दो टाइप हैं, E1 एंड E2। ठीक है, वही। और मतलब अच्छी बात यह है कि कोई डिफरेंस नहीं है। उधर पे SN1 में क्या बनता था, कार्बोकेटायन, इधर पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। मतलब E1 में इधर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। उसमें SN2 में क्या होता था, एक साथ आपने लात मारी, उधर से वो भी जाता जा रहा है और H मतलब उधर क्लोरीन जाता भी जा रहा है, OH लगता भी जा रहा है। सिमिलरली E2 में अब ऐसा तो है नहीं, रिप्लेसमेंट तो करता नहीं है, तो इसमें क्लोरीन जाता जा रहा है और H भी जाता जा रहा है। जो अभी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा वो एक्चुअली E2 का ही एग्जाम्पल था। मतलब अगर अगर हम पिछले एग्जाम्पल, चलो यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे E1 में वही रिएक्शन हम करें तो उसमें क्या होगा, CH3 CH2 Cl, सेम रिएक्शन। पहले आप जाओगे भैया क्लोरीन निकल जाओ, वही इज्जत वाला काम। ठीक है, पहले इज्जत दोगे कि भाई आप अपने आप निकल जाओ, तो क्लोरीन मान गया, क्लोरीन निकल गया। अब किसी चीज से माइनस चला गया तो वहां पे क्या आएगा, प्लस। अब आप जाओगे इसके पास, अब मतलब ये जो हमारा OH माइनस था अब जाएगा, इसको देखेगा, इसको अटैक करेगा
और क्या करेगा, इधर से H प्लस ले लेगा। तो H प्लस ले लेगा तो वही पिछली हम फर्स्ट वीडियो में रिएक्शन देखी थी, OH माइनस प्लस H प्लस क्या हो गया, H2O बन गया। और यहाँ पे H माइनस, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और ये माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे जो हमने पहला अभी एग्जांपल देखा था वही CH3 CH2 Cl, इसमें OH माइनस साइमल्टेनियसली Cl को लात भी पड़ती जा रही है और यहाँ से OH माइनस जो है H प्लस भी लेता जा रहा है। तो ये जो H, अगर इसको CH2 इसको H प्लस कर लेते हैं तो ये यहाँ पे बनता भी गया, ये यहाँ से निकलता भी गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये सिमिलर जो आपने SN1 SN2 में पढ़ा था कि भाई इधर पहले कैटायन बनेगा उसके बाद अटैक होगा, तो कैटायन बना तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है। अगर इवन मैकेनिज्म हुई तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, अगर SN1 मैकेनिज्म हुई तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, अगर नहीं मतलब SN2 हुई या E2 हुई तो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 हो गया। अब फिर से वही बात जो हमने SN1 SN2 में करी थी कि भाई क्या होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि E1 हो रहा है या E2 हो रहा है, या मतलब E1 E2 फिर वही बात दोनों साथ में होता है लेकिन कौन सा ज़्यादा हो रहा है, वही फैक्टर्स फिर से अफेक्टिंग हम देखेंगे। अच्छा, उसमें एक पॉइंट हमारा जैसे छूट गया था SN1 में कि SN1 में आप बताओ कि बनता क्या है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन फिर से फर्स्ट लेक्चर याद करो तो कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री देन CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर पूछें कि भाई सबसे तेज रिएक्शन कौन सी हो सकती है, मतलब अगर आपसे बोल दिया RX है, आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, और आपको बोल दिया कि आपको SN1 ही कराना है, आप मतलब कोई चांसेस रखने ही नहीं आपको कि SN2 हो, तो सबसे अच्छी SN1 कौन देगा, SN1 मतलब क्या, कार्बोकेटायन बनना है, सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड के, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड चुनोगे आप, जिसको 3 डिग्री वाला होगा अगर आपको SN1 करानी है। अगर आपको SN2 करानी है तो 1 डिग्री वाला चुनोगे, क्योंकि लीस्ट इसमें होगी, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको टिक करोगे, 1 डिग्री वाला है तो इसको टिक करोगे। तो बात ये याद रखनी है कि 3 डिग्री वाले पे कभी SN2 नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 3 डिग्री वाले पे, 3 डिग्री समझते हो ना, जैसे CH3 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 और यहाँ पे कोई भी हैलाइड लगा हुआ है, ये 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हैलाइड लगा है उस कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए उसे 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो पॉइंट ये है कि 3 डिग्री पे कभी भी SN2 नहीं हो सकता। तो इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों पे कभी भी SN1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये याद रख लेना है कि भाई 3 डिग्री पे कभी भी SN2 नहीं हो सकता, और 1 डिग्री और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन मतलब मिथाइल वाले सबस्ट्रेट, इस पे कभी भी SN1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि भाई जो भी कहानी है, मतलब कंफ्यूजन आपको कहाँ पे क्रिएट होगा, कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा ये 2 डिग्री वाले पे, है ना। तो 2 डिग्री वाले पे हम SN1 कराएं या SN2 कराएं, ये फीचर्स कहाँ से आप मतलब ये इसको कहाँ से पक्का करोगे आप, या आप पक्का करोगे कि भाई अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ, तो याद करो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो कौन सी रिएक्शन, SN2। क्यों, क्योंकि आपके स्ट्रांग होने से कौन सी रिएक्शन को फर्क पड़ रहा है, दूसरे वाला, जो आप दूसरा प्रोसीजर अपनाओगे कि भाई अब नहीं मान रहा तो फिर मेरी स्ट्रांगनेस से मैं हटाऊंगा। ठीक है, तो SN2 को फर्क पड़ रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग तो SN2 करा देना वरना SN1। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN2 करा देना वरना SN1। ठीक है, तो ये E1 एंड E2 भी ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसके अलावा अब कुछ नहीं है, मतलब इसमें भी वही सिमिलर चीजें हम लिख लेते हैं एक बार। तो ये हमने समराइज कर लिया कि भाई E1 है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, किसके लिए, RX की बात कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि भाई कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई E2 में भी सेम प्रोसीजर चालू होता है, अगर 3 डिग्री है 2 डिग्री 1 डिग्री तो 3 डिग्री ही E2 ज्यादा प्रेफर करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब देखें कि जब उसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा था तो क्लोरीन माइनस भी बाहर निकल रहा है, H प्लस भी बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे जो है हमारी बॉन्ड में जैसे CH2 डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था आपको अगर याद हो। एक बार मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, बाई चांस कंफ्यूजन है अभी किसी को। तो जो हम ये रिएक्शन कर रहे थे CH, तो जब हमारा बेस आया और उसने इस H+ को भी निकाला इधर से और इधर से क्लोरीन नेगेटिव को भी निकाला, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड सा कैरेक्टर आया था, जो कि धीरे धीरे जब ये पूरे निकल गए तो पूरी डबल बॉन्ड बन गई। तो डबल बॉन्ड इधर पे जो E2 में हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये रीजन है कि यहाँ पे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो रहा है। वरना अगर आप SN1 SN2 अगर इसकी जगह लिख दो तो ये पूरा सेम रहेगा। बस दिक्कत यहाँ पे आ रही है, क्यों? क्योंकि अल्कीन लाइक कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है। अब अल्कीन जो है जितना ज्यादा क्या कहें, जितना ज्यादा कवर्ड होगा, अगर एक तरीके से कहें जितना ज्यादा घिरा हुआ होगा अल्कीन, उतना स्टेबल होता है। तो अगर आप कहें अल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कि जो सबसे कोने पे अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, या बीच वाले जो अल्कीन बनते हैं, मतलब डबल बॉन्ड अगर बीच में कहीं पे आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो जब बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्कीन का बस एक रूल याद रख लो, जो 11 में पढ़ा होगा, पर ये हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है अल्कीन का एक रूल, ये है कि जो बीच में अल्कीन बनते हैं या बोले कवर्ड अल्कीन, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये है, मतलब आप इसकी जगह SN1 लिख सकते हो, आप इसकी जगह SN2 लिख सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? बस ये वाली लाइन। ठीक है, तो बस इसको याद रखो। बाकी वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? डिसोसिएशन ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा यानी खुद टूट गया, खुद टूट गया तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं तोड़ना, खुद टूट गया तो क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि हमें इस रिएक्शन में नहीं चाहिए, इसलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तीसरी चीज वीक बेस। मैंने बोला था कि यार इसको ना न्यूक्लियोफाइल से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी SN1 है या E1 है, इसे मेरे कितना स्ट्रांग हूं मैं या अटैकिंग वाला कितना स्ट्रांग है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम वीक क्यों ले रहे हैं भाई? वीक इसलिए ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर हमने यहां स्ट्रांग लिया तो वो प्रिफर क्या करेगा? E2, है ना। तो इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर हमें यही रिएक्शन करानी है तो हमें वीक ही लेना चाहिए। अगर हम स्ट्रांग ले लेंगे तो वो E2 फेवर करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल किस, जब हम SN वाली रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है। आप देखो हर रिएक्शन में जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है वहां पे ये H+ लेके जा रहा है, और कोई चीज अगर H+ लेके जाती है तो उसे न्यूक्लियोफाइल नहीं, उसे बेस कहते हैं। ठीक है, H+, OH-, ये वाली रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन होती हैं। तो जहां पे H+ जा रहा है इसलिए E1 E2 में इसे क्या बोलते हैं, हम जो अटैकिंग कर रहा है उसे बेस बोलेंगे। लेकिन जहां पे अगर हम सिर्फ बात करें कि न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन हो रही है तो उधर पे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये आप SN1 SN2 में लगा सकते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ ये वाला पॉइंट है। SN1 में भी लिख देता हूँ, अगर SN1 है तो इधर पे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये SN1 का एक्सेप्शन हो गया। तो चाहो तो लिख लो, अपने अपने नोट्स खुद बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये पूरे चैप्टर का आप ओवरऑल समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल टाइप के जो मतलब रिएक्शन वाली चीजें हैं वो आपकी इससे हो जाएंगी। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।